Good morning, all dear students. आज हम MSc फाइनल के मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे इससे पहले भी, और आज हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के को कंटिन्यू रखते हुए आज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं मेटास्टेबल आयन। इससे पहले की वीडियो में अपन ने नाइट्रोजन रूल और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द गिवन कंपाउंड्स डिटर्मिनेशन, ये चीजें अपन ने देखी थी। तो आज अपन देखते हैं मेटास्टेबल आयन। तो देखिए मेटास्टेबल आयन। मेटास्टेबल आयन जिस तरीके से मास स्पेक्ट्रोमेट्री है उसकी थ्योरी में अपन देखते हैं कि आयनाइजेशन जो चैम्बर है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग होती है और उसके कारण से मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं, और मॉलिक्यूलर जो आयन है उनका फर्दर फ्रेगमेंटेशन होता है, डॉटर आयन बनते हैं, और वे उनके मास और आवेश के रेशियो के अनुसार कलेक्टर पर पहुंचते हैं और उनके रिलेटिव अबंडेंस के अकॉर्डिंग अपने को उनकी जो कंसंट्रेशन है कलेक्टर पर पहुंचने के उसके अकॉर्डिंग अपने को मास स्पेक्ट्रा प्राप्त होती है। उनकी रिलेटिव अबंडेंस है वो जितने ज्यादा पहुंचते हैं उतनी ही ज्यादा, जितनी ज्यादा संख्या में कलेक्टर पर पहुंचेंगे फ्रेगमेंट आयन उतनी ही ज्यादा उनकी रिलेटिव अबंडेंस होती है। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं मेटास्टेबल आयन की। मेटास्टेबल आयन को समझने से पहले आपको देखिए मास जो स्पेक्ट्रोमीटर है, जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का यूज करते हुए जो मास स्पेक्ट्रम जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा निकालते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का यदि अपन थोड़ा स्केच डायग्राम देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ये आयोनाइजेशन चैम्बर है, आयोनाइजेशन चैम्बर, और आयोनाइजेशन जो चैम्बर है इस आयोनाइजेशन चैम्बर से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पाथ में इस तरीके से यहां पर कहां पर पहुंचते हैं, कलेक्टर के ऊपर पहुंचते हैं। ओके, और कलेक्टर के ऊपर पहुंचेंगे, यहां पर इसके जो पाथ हैं वहां पर अपन यहां मैग्नेटिक फील्ड लगे हुए हैं, और जैसे यहां इस तरीके से, तो ये जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर है। ये जो है ये मैग्नेटिक एनालाइजर है। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर जो देख रहे हो यहां पर कोई फील्ड नहीं है, तो इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट फील्ड फ्री रीजन। और उसके बाद में फिर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बाद में यहां पर कोई फील्ड नहीं है, तो इसको अपन बोलते हैं सेकंड फील्ड फ्री रीजन। तो यहां पर जैसे ये फर्स्ट फील्ड फ्री रीजन, ये जो है सेकंड फील्ड फ्री रीजन, सेकंड फील्ड फ्री रीजन और फर्स्ट फील्ड फ्री रीजन। ठीक है, ये आयोनाइजेशन, और ये एक स्केच हो गया, एक डायग्राम हो गया मास स्पेक्ट्रोमीटर का। यहां पर आप देखेंगे कि जो मेटास्टेबल आयन की बात कर रहे हैं अपन कि मेटास्टेबल आयन है वो होता क्या है, तो यहां पर जो मेटास्टेबल आयन है तो अपन मेटास्टेबल आयन के लिए क्या कहेंगे कि व्हेन ए कैटाइन और रेडिकल कैटाइन, व्हेन ए कैटाइन और रेडिकल कैटाइन जो पेरेंट आयन भी हो सकता है, इज नॉट अंडरगोज फ्रेगमेंटेशन इन आयोनाइजेशन चैम्बर,
but undergoes fragmentation after ionization chamber and before arriving the collector। ठीक है, तो यहां पर जो चीज है वो क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स का जो फ्रेगमेंटेशन है वो फ्रेगमेंटेशन आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर नहीं होता है। आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर नहीं होकर के उसका जो फ्रेगमेंटेशन है वो ये जो पाथ है, जिस पाथ के द्वारा वो कलेक्टर तक पहुंचते हैं, फ्रेगमेंट आयन, रेडिकल आयन, कैटाइंस जो इस पाथ के द्वारा कलेक्टर तक पहुंचते हैं, तो वो जो रेडिकल आयन है, रेडिकल कैटाइन है या जो कैटाइंस हैं, रेडिकल कैटाइन है, वो आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर उसका फ्रेगमेंटेशन नहीं होकर के आयोनाइजेशन चैम्बर के बाद में होता है और कलेक्टर तक पहुंचने से पहले होता है। इसका मतलब उनका जो फ्रेगमेंटेशन है वो इस पाथ के अंदर यहां पर हो सकता है, उसका यहां पर हो सकता है और यहां पर हो सकता है। तो इस तरीके से उसका क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। और उस फ्रेगमेंटेशन के कारण से जो कैटाइन या रेडिकल कैटाइन जनरेट होते हैं, उन कैटाइंस और रेडिकल कैटाइंस को मेटास्टेबल साइंस कहते हैं। ठीक है, द जनरेटेड आयन कॉल्ड मेटास्टेबल साइन एंड द पीक ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेटास्टेबल साइन इज कॉल्ड मेटास्टेबल आयन पीक। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज, क्या क्लियर है कि ए कैटाइन, व्हेन ए कैटाइन और रेडिकल कैटाइन not undergo fragmentation in ionization chamber but undergo fragmentation after ionization chamber and before arrival at the collector. A generated ion is called metastable ion and a peak generated due to metastable ion is called metastable ion peak. तो उसको अपन मेटास्टेबल आयन पीक कहेंगे। तो सीधी सी बात है, आप समझ रहे हो कि किसी भी जो पेरेंट आयन है उस पेरेंट आयन का फ्रेगमेंटेशन आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर नहीं होकर के आयोनाइजेशन चैम्बर के बाद में और कलेक्टर का जो कलेक्टर है उसके पहुंचने, उस तक पहुंचने से पहले यदि उसका फ्रेगमेंटेशन होता है और उस फ्रेगमेंटेशन से जो आयन जनरेट होते हैं, उन जनरेटेड जो आयन्स हैं उनको मेटास्टेबल आयन कहते हैं और मेटास्टेबल आयन कहेंगे और उनके कारण से जो पीक आती है उसको अपन मेटास्टेबल पीक कहते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर ये देख रहे हैं फर्स्ट फील्ड फ्री रीजन है, सेकंड फील्ड फ्री रीजन है और ये आयोनाइजेशन चैम्बर है। ये इनका जो पाथ है जिसके द्वारा ये कलेक्टर तक पहुंचते हैं। तो यहां पर फ्रेगमेंटेशन नहीं होकर के ये इस पाथ में फील्ड फ्री रीजन के अंदर इनका फ्रेगमेंटेशन होता है और उससे जो आयन जनरेट होते हैं उनको मेटास्टेबल आयन कहते हैं। तो ये बात अपन मेटास्टेबल आयन्स की ये क्या होगी, डेफिनेशन हो गई। तो मेटास्टेबल्स आयन के बाद में इसके अपन कुछ करैक्टर देखते हैं कि जो मेटास्टेबल आयन पीक होती है उनके क्या क्या करैक्टर होते हैं। तो फर्स्ट में आप देखिए, द मेटास्टेबल आयन पीक इज मच ब्रॉडर देन द नॉर्मल पीक। तो जो नॉर्मल पीक होती है वो उतनी ब्रॉड नहीं होती है जितनी की मेटास्टेबल आयन पीक होती है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि जो मेटास्टेबल आयन पीक होती है वो ब्रॉड पीक होती है, जो अपने को मास स्पेक्ट्रम में इजीली से अपन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा जो मेटास्टेबल आयन पीक है वो दीज आर रिलेटिवली लो अबंडेंस। तो जो मेटास्टेबल आयन है वो अपन जानते हैं कि आयोनाइजेशन चैम्बर के बाद में मेटास्टेबल आयन है वो जनरेट होते हैं और आयोनाइजेशन चैम्बर के बाद में जो आयन जनरेट होते हैं उनकी जो पॉसिबिलिटी है जनरेट होने की वो क्या होती है, कम होती है। और जब पॉसिबिलिटी कम होती है या यूं कहें कि वो जैसे आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर अपन जो इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं वो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देते हैं और उस बम्बार्डिंग से जो फ्रेगमेंटेशन है वो बहुत ही फास्ट होता है और उसके कारण से बहुत सारे आयन हैं वो जनरेट होते हैं और उस कारण से जो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी से बम्बार्डिंग से जो आयन जनरेट होंगे कन्फर्म ही उनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो ज्यादा होगी। परंतु ये जो मेटास्टेबल आयन है
वो कहाँ जनरेट हो रहे हैं? आयनाइजेशन चैम्बर से बाहर जनरेट हो रहे हैं, जिसके कारण से इनकी जो उतनी एनर्जी नहीं रह पाती है कि ये उतनी फुली तरीके से इनका फ्रेगमेंटेशन हो और फुली तरीके से आगे ये फ्रेगमेंट में पार्टिसिपेट्स करें। तो ये जो आयन्स बनते हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस है वो जनरली जो आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर जो आयन बनते हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस की तुलना में इससे इनकी कम होती है रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है, तो ये आप इसका ये दूसरा करैक्टर है कि इनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो लो होती है देन द आयनाइजेशन चैम्बर आयंस की। थर्ड है, दीज आयन हैव नॉन इंटीजर मासेस। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन ने पढ़ा भी है, पहले भी पढ़ा है, और वहां पर अपन ने जैसे देखा है कि जैसे मोलिकुलर आयन पीक है तो उनके जो एटॉमिक मास हैं वो इंटीजर ही होते हैं, या अपन उनको इंटीजर मानते हुए लिखते हैं, जैसे 93 है, 92 है, 91 है, इस तरीके से है। परंतु जो मेटास्टेबल आयन्स पीक है वो नॉन इंटीजर होते हैं। ओके, जैसे उनका जो एमई वैल्यू याद करेंगे, उनका जो मासेस याद करेंगे तो वो जैसे ऐसे आएगा, जैसे 64.2, 64.3 या और भी जो भी है वो, तो वो कैसे आएंगे? नॉन इंटीजर मासेस के होंगे मेटास्टेबल आयन। तो जनरली जो और जो आयन्स होते हैं, कैटायन्स होते हैं, रेडिकल कैटायन्स होते हैं, उनके जो मासेस हैं वो इंटीजर होते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेटास्टेबल आयन हैं उनके जो मासेस हैं वो नॉन इंटीजर हैं। ठीक है, ये इसका तीसरा इसके जो करैक्टर हैं। थर्ड देखिए, जैसे ये अपन यहाँ फोर्थ देखिए, जैसे यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये पेरेंट आयन है, मोलिकुलर आयन है। ठीक है, और ये आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर बने हैं। अब क्या होगा कि ये तो आयनाइजेशन चैम्बर से बनकर के ये इस एक फिक्स्ड पाथ के द्वारा कहां पर पहुंच रहा है? कलेक्टर के ऊपर पहुंच रहा है। परंतु जैसे ये आयनाइजेशन चैम्बर से बाहर जाता है और बाहर जाने पर यदि इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है तो यहां पर ये डॉटर आयन बनता है। ठीक है, और आयनाइजेशन चैम्बर से बाहर के फ्रेगमेंटेशन से जो आयन जनरेट होते हैं उनको अपन मेटास्टेबल आयन कहते हैं। तो यूं भी कह सकते हैं कि पेरेंट आयन आयनाइजेशन चैम्बर के बाद में फ्रेगमेंटेशन से मेटास्टेबल आयन देता है। तो यहां पर ये जो है ये क्या है? मेटास्टेबल आयन है। इसको M1 लिख दो, या जो डॉटर आयन है, फ्रेगमेंट आयन है, वो है जो एज ए मेटास्टेबल आयन की तरह बिहेव करता है। फिर ये जो मेटास्टेबल आयन है इनकी काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी, मेटास्टेबल आयन पीक ऑब्जर्व्ड एट लेस एमई वैल्यू देन एक्सपेक्टेड। ओके, समझ रहे हो ना आप इस चीज से? इससे क्या समझ रहे हो कि इनके जो मेटास्टेबल आयन है उनको एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये आयनाइजेशन चैम्बर के बाहर इसका फ्रेगमेंटेशन होता है, और आयनाइजेशन चैम्बर के बाहर फ्रेगमेंटेशन होता है तो उनको इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाते हैं, और जब ज्यादा एनर्जी गेन नहीं हो पाएगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है तो ये उतने जो कलेक्टर तक पहुंचते हैं तो उतनी रिलेटिव अबंडेंस के अकॉर्डिंग ये कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इनकी लेस हो जाने के कारण से मास स्पेक्ट्रा में इस मेटास्टेबल आयन की जो पीक आती है वो पीक जहां पर अपने को एक्सपेक्टेड है कि जैसे मान लीजिए ये एमई वैल्यू है, ये इसकी आ रही है 60। ठीक है, तो यहां पर एक्सपेक्टेड कितना है कि 60 के ऊपर, 60 एमई वैल्यू के ऊपर इस मेटास्टेबल आयन की पीक प्राप्त होगी, ये अपन ने एक्सपेक्टेड कर रखा है। परंतु यदि मास स्पेक्ट्रा लेकर के अपन देखते हैं तो ये एक्सपेक्टेड जो पोजीशन है उससे लो एमई वैल्यू के ऊपर जो मेटास्टेबल आयन है उसकी पीक आती है। ठीक है, और जहां पर आनी चाहिए वहां नहीं आकर के लेस एमई वैल्यू के ऊपर यदि मेटास्टेबल आयन की पीक आती है तो उसका रीजन क्या है? डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और एक फॉर्मूला है कि द पोजीशन ऑफ मेटास्टेबल आयन पीक इज गिवन बाय, तो जो मेटास्टेबल आयन पीक है वो कहां पर आएगी? तो ये मेटास्टेबल आयन पीक है, ये यहां पर ये क्या है?
ये जो फ्रेगमेंट हुआ है, फ्रेगमेंट आयन है, वो है जो एज ए क्या है, मेटास्टेबल आयन है, और ये क्या है, पेरेंट आयन है। ठीक है, तो इनको इनसे मल्टीप्लाई करके पेरेंट आयन का जो मास है उसका अपन भाग देंगे, तो जो मास आएगा उसके ऊपर मेटास्टेबल आयन की पीक प्राप्त होती है। जहां पर एक्सपेक्टेड है वहां पर ये पीक प्राप्त नहीं होती है, और जनरली ये लेस एमई वैल्यू के ऊपर प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मेटास्टेबल आयन क्या होते हैं, मेटास्टेबल आयन कहाँ बनते हैं, मेटास्टेबल आयन है वो जो बनते हैं वो उनके जो क्या करैक्टर होते हैं, ये अपन इन 3-4 टॉपिक से देख रहे हैं कि क्या होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद में अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल्स के द्वारा अपन देखते हैं कि किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन होता है, और उस फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो मेटास्टेबल आयन बनते हैं उन मेटास्टेबल आयन की जो पीक है वो मास स्पेक्ट्रा में अपने को कहां पर प्राप्त होती है। तो ये सारा अपन एक एग्जाम्पल से इसका एक्सप्लेन आपको करते हैं, और आप भी इसको समझिए। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, एक धोती, इसको यहां पर आप लिख लिया होगा, आपने नहीं लिखा है तो समझ लिया होगा। तो ये यहां पर एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अपन लेते हैं पैरा एमिनो एनिसोल। ये पैरा एमिनो एनिसोल कंपाउंड है। ठीक है, आयनाइजेशन चैम्बर में इसको पुट करके उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करेंगे तो यहां पर क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर है। तो यहां पर ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा निकल रहा है ना वो यहां से निकल गया है, तो ये प्लस और ये इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में यहां पर OCH3, तो ये जो है ये क्या है, पेरेंट आयन है, मॉलिक्यूलर आयन है। तो यहां पर इसको अपन लिख सकते हैं, ये क्या है, पेरेंट आयन है। ठीक है, तो ये जो बात हुई है, ये जो प्रोसेस हुई है, ये प्रोसेस आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर हुई है। अब आयनाइजेशन चैम्बर के बाहर देखेंगे तो यहां पर इसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगा, फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगा। तो आप यूं देखिए इस तरीके से, यहां पर ये जो OCH3 है ये बॉन्ड टूटेगा, ये तो यहां पर देखिए ये जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है वो CS इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये यहां पर क्या क्रिएट कर रहे हैं, डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां इस पूरे का अपन देखेंगे, यहां पर देखिए N, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पर बॉन्डिंग कर ही रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, NH2 प्लस। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहां पर ये डबल बॉन्ड था ही, फिर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ है, तो ये और ये, तो यहां पर ये इस तरीके से अपने को ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो पेरेंट आयन है उसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन हुआ है आयनाइजेशन चैम्बर से बाहर, तो अपने को ये आयन बना है, फ्रेगमेंट आयन बना है, जो फुल फ्री रीजन में हो रहा है, फिर आयनाइजेशन चैम्बर के बाहर हो रहा है, तो इसको अपन मेटास्टेबल आयन कहते हैं। तो इसको अपन लिखते हैं स्मॉल m1, और ये इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो है ना, ये वाला, ये
ये पेरेंट आयन है, और जो पेरेंट आयन है उस पेरेंट आयन का अपन देखते हैं कि कितना मासेस है, और जो फ्रेगमेंट आयन है उसका कितना मास है। तो इसका अपन देखिए जो m है वो है 123, और इसका कितना है 108। ठीक है, तो इसका जो me वैल्यू है वो me वैल्यू कितनी होगी 108, 1 तो 108 यही है यहां पर। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी 108 me वैल्यू के ऊपर अपने को ये पीक प्राप्त होनी चाहिए, परंतु देखा गया कि ये 108 me वैल्यू के ऊपर कोई इस प्रकार की पीक प्राप्त नहीं होती है, और कोई इस तरीके की पीक प्राप्त नहीं होती है। तो फिर यहां पर ये जो पीक है मेटास्टेबल जो आयन है उसकी पीक कहां पर प्राप्त होगी, ये अपन इस जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के द्वारा उसको कैलकुलेटेड करते हैं। देखिए यहां पर ये क्या है वैल्यू इन मास वैल्यू ऑफ me ऑफ मेटास्टेबल आयन पीक इन मास स्पेक्ट्रा, ये कहां पर आएगी, ये फ्रेगमेंट आयन है तो ये कितना है 108 इंटू 108, और जो पेरेंट आयन है ये जो m है ये क्या है पेरेंट आयन का मासेस है, और ये क्या है मेटास्टेबल आयन के मासेस हैं। तो मेटास्टेबल आयन ये है तो इसके मासेस हैं वो कितने हो जाएंगे, वह मास है वो कितना हो जाएगा 108, और इसका जो है वो कितना हो जाएगा 123, और जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो 94.8, तो 94.8 है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेटास्टेबल आयन पीक जो मास स्पेक्ट्रा में आएगी वो कितनी me वैल्यू के ऊपर आएगी 94.8 me वैल्यू के ऊपर मेटास्टेबल आयन पीक प्राप्त होती है, जबकि होनी कहां पर चाहिए थी वो 108 के ऊपर। तो 108 पर नहीं आकर के 94.8 me वैल्यू के ऊपर मेटास्टेबल आयन पीक आ रही है, तो उसका रीजन क्या है लेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मेटास्टेबल आयन। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपने को यहां पर प्राप्त होता है। यदि ये जो है इसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो और आयनाइजेशन चैम्बर से बाहर वापस इसका फ्रेगमेंटेशन हो, तो वापस इसका फ्रेगमेंटेशन होगा तो किस तरीके से होगा, यहां पर ये जैसे ये और ये इस तरीके से, और यहां पर दो लोन पेयर हैं वो किस पर आ जाएंगे CO, तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी तो यहां पर NH2 प्लस डबल बॉन्ड, और यहां पर ये इस तरीके से ये 5 मेंबर्ड रिंग बनती है डबल बॉन्ड की। यहां ये जो डबल बॉन्ड की 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि इसकी me वैल्यू कितनी है, और इसकी me वैल्यू के बारे में अपन देखेंगे। तो यहां पर ये जो me वैल्यू है, ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक मास है सभी जितने भी इसमें एटम प्रेजेंट हैं उन सभी जो प्रेजेंट हैं उनका अपन मासेस देखेंगे तो इसका कितना प्राप्त होता है अपने को 80 आता है। ठीक है, तो ये एक मेटास्टेबल आयन है। तो ये जो मेटास्टेबल आयन है इस मेटास्टेबल आयन की पीक कहां पर प्राप्त होती है, इसके लिए अपन देखते हैं कि यहां पर ये, और यहां पर जो फ्रेगमेंट आयन है मेटास्टेबल आयन है उस मेटास्टेबल आयन है उसका जो मास है वो कितना है 80। तो यहां पर ये 80 इंटू 80 अपॉन यहां पर, अब ये जो आयन बना है, ठीक है, ये जो आयन बना है ये एज ए पेरेंट आयन की तरह है, और जब ये पेरेंट आयन की तरह होगा तो यहां पर जो इसका मास है वो अपन कितना लिखेंगे 108। ठीक है, तो यहां पर इसको लिखेंगे 108, और 108 लिखेंगे, और इसको यदि अपन कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पर आता है इसका 59.2। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस एग्जाम्पल के द्वारा आप ये देख रहे हैं कि
यहाँ पर ये पेरेंट आयन है और उसके आयनाइजेशन चैम्बर के बाद में इसका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, फिर ये फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो ये फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो ये एज ए पेरेंट आयन की तरह होगा, और ये जो है ये फ्रेगमेंट आयन की तरह होगा। यहाँ पर ये पेरेंट आयन है, ये फ्रेगमेंट आयन है। ये दोनों जो आयन है ये मेटास्टेबल आयन है, और इनके कारण से जो पीक आती है मास स्पेक्ट्रा में वो मेटास्टेबल आयन पीक होती है। और मेटास्टेबल आयन पीक है वो अभी अपन ने ये इसके जो करैक्टर पढ़ रहे थे उसमें अपन ने देखा है कि मेटास्टेबल आयन पीक है वो लेस एमई वैल्यू के ऊपर प्राप्त होती है, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को प्राप्त होती है। तो इसकी ये जो पीक है वो 108 के ऊपर नहीं आकर के 94.8 के ऊपर आती है, और ये जो है ये 80 के ऊपर नहीं आकर के 59.2 के ऊपर आती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यूं कह सकते हैं कि ये जो मेटास्टेबल आयन है वो किस तरीके से हैं, किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से अपने को इनकी पीक प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये मेटास्टेबल आयन, बाकी इसका जो पार्ट एक एग्जाम्पल और देख लेंगे वो अपन कल देखते हैं। थैंक्स।